गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उदाहरण आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। टॉपिक है 2.3.2 विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। देखो, इससे पहले हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति का अभ्यास किया था। उसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के पास दो प्रकार की प्रकृति है, दो प्रकार के स्वभाव वह रखता है। प्रकृति को हम लोग इंसानी भाषा में स्वभाव भी कह सकते हैं। तो तरंग प्रकृति तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे आते हैं कणीय प्रकृति के। जो सिद्धांत लिया गया है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। विवर्तन और व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। देखो, विवर्तन और व्यतिकरण मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा नहीं सकता हूँ। उसके वीडियोस होंगे यूट्यूब पर, जिसको आप लोग सर्च करके देख सकते हो कि विवर्तन और व्यतिकरण कैसे होता है। तो विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक घटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। तो व्यतिकरण और विवर्तन जो घटनाएं होती हैं उनको समझाने के लिए विकिरण को कण प्रकृति है ऐसा मानना पड़ेगा। तरंग प्रकृति से वो समझाए जा सकते नहीं हैं। लेकिन कुछ प्रेक्षणों को 19वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञान जो पारंपरिक भौतिकी कहलाती है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। ये प्रेक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, मतलब कि कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन। दूसरा, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। जैसे कि कोई धातु की सतह हो, ठीक है ना, धातु की सतह के ऊपर जैसे विकिरण टकराता है तो धातु के अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तीसरा, ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। चौथा, विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम। ये परिघटनाएं इंगित करती हैं कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है। सभी संभवित ऊर्जाएं ग्रहण अथवा उत्सर्जित नहीं की जा सकती। मतलब कि किसी की सतह के ऊपर आप लोग प्रकाश को आपतित करते हो तो उस प्रकाश में से वो ऊर्जा का ग्रहण करता है, लेकिन वो सारी ऊर्जा का ग्रहण नहीं करता, कुछ ही मात्रा में ऊर्जा का ग्रहण करता है। ठीक है ना। और ग्रहण करने के बाद वो जो ऊर्जा उसने ग्रहण की है, तो ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद वो उत्सर्जित करता है, लेकिन उसमें से भी वो सारी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता।
तो ये जो 4 घटनाएं हैं उनसे ये पता चलता है कि किसी की सतह के ऊपर अगर हम लोग प्रकाश आपतित करते हैं तो उसमें से वो ऊर्जा का ग्रहण करता है, लेकिन सारी ऊर्जा का वो ग्रहण नहीं कर सकता है। ऊर्जा ग्रहण करने के बाद वो ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है, लेकिन उसने जो ग्रहण की है ऊर्जा की मात्रा को उतनी ही मात्रा में करेगा ऐसा नहीं है, उसकी कम मात्रा में वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सन 1900 में मैक्स प्लांक द्वारा सबसे पहले उपरोक्त उल्लेखित कृष्णिका विकिरण की कोई ठोस व्याख्या की गई। आइए हम पहले इस परिघटना को समझने का प्रयत्न करते हैं जिसे आगे दिया गया है। कृष्णिका विकिरण क्या है और तापमान से प्रकाश का क्या लेना देना है वो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। गर्म वस्तुएं विस्तृत परास में विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करती है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ को यदि ज़्यादा मात्रा में गर्म करते हैं ना तो वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है ना, लाल कलर, ऑरेंज कलर, ऐसा रंग हमको देखने को मिलता है। तो ये विकिरण कैसे उत्सर्जित हो रही है। उच्च तापमान पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो लघु तरंग दैर्ध्य अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। तो ऐसा बोला गया कि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उच्च तापमान पर वह विकिरण के बड़े भाग को दृश्य भाग में ले जाता है, और जब तापमान और भी बढ़ाया जाता है तो वो उससे कम तरंग दैर्ध्य वाले जैसे नीला प्रकाश अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। देखो, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होगा ना वो अधिक होगा, और नीले रंग का जो प्रकाश होगा ना उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने से हमको दूर से लाल रंग नज़र आ जाता है, लाल रंग की प्रकाश नज़र आ जाता है। इसलिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग या ऊंचे ऊंचे जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर लाल रंग की लाइट जलाई जाती है, जिससे आसपास उड़ रहे विमान को अंदर बैठा हुआ पायलट उसको सरलता से दूर से ही देख लेता है और अपनी ऊंचाई को वो बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, जब किसी लोहे की छड़ को भट्ठी में गर्म करते हैं तब इसका रंग पहले हल्का लाल होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ जाता है वैसे वैसे वह अधिक लाल होता जाता है। जब इसे और गर्म किया जाता है तब इससे निकलने वाले विकिरण का रंग सफ़ेद हो जाता है, और जब तापमान बहुत अधिक होता है तब यह नीला हो जाता है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते हैं ना उसके तरंग दैर्ध्य में कमी आने लगती है। इस तरह से वो लाल से सफ़ेद और सफ़ेद से नीला हो जाता है। अर्थ यह है कि लाल विकिरण किसी विशेष तापमान पर अधिक तीव्र होते हैं तथा दूसरे किसी तापमान पर नीले विकिरण अधिक तीव्र होते हैं। अर्थात गर्म वस्तुओं का उत्सर्जित विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों की तीव्रता वस्तुओं के तापमान पर निर्भर करती है। तो कोई भी पदार्थ के अंदर से उत्सर्जित होने वाले विकिरण तापमान पर निर्भर करते हैं। 1850 के अंत तक यह ज्ञात हो चुका था कि विभिन्न द्रव्यों से निर्मित वस्तुएं यदि विभिन्न तापमानों पर रखी हों तो वो विभिन्न मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो अगर हम लोग अलग अलग पदार्थ लें और अलग अलग विकिरण की उत्सर्जन कर अगर उनके तापमान अलग अलग रखें तो वो अलग अलग कलर के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। बोलो, समझ में आया भाई? तो अगर हम लोग किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन लाते हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य भी बदल जाते हैं, जिससे उनका रंग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग तापमान पर उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की तीव्रता अलग अलग होती है।
इसके अतिरिक्त ये भी कि जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश विकिरित किया जाता है तो विकिरित ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे ही परावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग प्रेषित हो जाता है। अपूर्ण अवशोषण का कारण यह है कि नियमानुसार साधारण वस्तुएं विकिरण की अपूर्ण अवशोषक होती हैं। जैसे कि ये आपको अभी पेन जो है दो कलर की नज़र आ रही है, एक ब्लू कलर है और एक ब्लैक कलर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर विकिरण आ रहा है, उसका तरंग दैर्घ्य समान है, परंतु इस पदार्थों के ऊपर जो विकिरण जाता है, विकिरित किया जाता है, तो उस प्रकाश में से वो थोड़े प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक है ना? तो कुछ प्रकाश की मात्रा का वो अवशोषण करते हैं, बाकी के प्रकाश का वो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तब उनकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही उनकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है तो उनका रंग बदल जाता है, क्योंकि उनमें से वापस उत्सर्जित होने वाली विकिरण का तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। तो ब्लू जो है ना, ब्लू वो कम अवशोषित है, लेकिन ये जो ब्लैक है ना वो ज़्यादा अवशोषित है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इसीलिए उनका रंग कैसा नज़र आ रहा है? ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। बोलो, समझ में आया? हाँ, तो ध्यान रखना, ये थियरियाँ जो होती है ना वो मेन होती है। थियरियों को गौर से सुना जाता है, गौर से समझा जाता है, तो आप लोगों को याद भी नहीं रखना पड़ेगा। उसको याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसका एक उदाहरण दिया गया है आगे। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है। तो अभी ऐसा कहा ना, अभी 2 मिनट पहले क्या कहा इसके आगे वाली वाक्य रचना में, कि पदार्थों के ऊपर जब हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण को आपतित करते हैं तब उनमें से थोड़ा सा अवशोषित हो जाता है, बाकी का प्रेषित होता है, अर्थात उत्सर्जित होता है। लेकिन हमारे पास ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा पिंड है जिसके अंदर हम लोग जब विद्युत चुंबकीय विकिरण को आपतित करते हैं तब उसमें से विकिरण को वो जो उसमें जो विकिरण जाता है तो वो समान रूप से अवशोषित भी होता है और समान रूप से उत्सर्जित भी होता है। मतलब कि जितना अंदर डालेंगे प्रकाश को, इस पिंड में पसार करेंगे, उस पिंड में से बाहर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति उतनी ही होगी। ठीक है ना? उसके अंदर कोई भी प्रकार का अवशोषण देखने को मिलेगा नहीं। ऐसा कोई उदाहरण तुमको याद आ रहा है? हाँ, आईना। आईने के अंदर अगर आपके पास परफेक्ट कंपनी का परफेक्ट आईना है, अच्छा महंगा वाला, तो वो जितने प्रकाश को हम लोग उसके ऊपर आपतित करेंगे उतने ही प्रकाश का वो वापस क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। अगर मानो कि आईने से बना हुआ अगर कोई पिंड ले, गोला ले और उसके अंदर कोई प्रकाश छोड़ दें, आपतित कर दें, तो उनके अंदर अवशोषित और उत्सर्जन होने वाले प्रकाश की मात्रा एक समान रहती है। ठीक है ना? कार्बन ब्लैक लगभग कृष्णिका के बहुत समान होता है। कृष्णिका का एक अच्छा भौतिक सन्निकटन सूक्ष्म छिद्र युक्त एक गुहा होती है जिसमें एक छिद्र के अलावा अन्य कोई द्वार नहीं होता। गुहा में छिद्र से प्रवेश करने वाली कोई भी विकिरण गुहा की भीतरी दीवारों से परावर्तित होती रहती है और अंत में गुहा की दीवार द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो मैंने कहा ना, एक गोला बनाएंगे और एक गोला आईने से बनाएंगे, लेकिन आईना जो है ना वो बाहर तरफ नहीं रखेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे। हाँ, गोला बनाएंगे लेकिन आईने के छोटे छोटे टुकड़े अंदर की तरफ रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें छोटा सा छिद्र
और उसमें से प्रकाश को आपतित करेंगे। जैसे ही प्रकाश को आपतित करेंगे ना, वो प्रकाश अंदर घूमने लगेगा और मतलब कि उत्सर्जित होगा एक दीवार से दूसरी दीवार तक टकरा टकरा कर। फिर थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, वो बाहर आएगा नहीं। कृष्णिका विकिरण की ऊर्जा की आदर्श रेडिएटर भी होती है। इसके अतिरिक्त कृष्णिका अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में भी होती है। यह दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उतनी ऊर्जा विसरित करती है जितनी उसने परिवेश से अवशोषित की थी। मतलब कि वो प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण एक ही समान करता है, उसी तरह से ऊर्जा का भी अवशोषण और उत्सर्जन एक समान करता है। मतलब कि परिवेश मतलब कि वो गोला समझ लो, परिवेश मतलब कि जगह, वो गोला, उस गोले के अंदर अगर हम लोग ऊर्जा प्रसार करेंगे ना, तो जितना वो विसरित करेगी उतनी ही वो क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, बाहर आएगी नहीं। बोलो समझ में आया? कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा तथा उसका स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके तापमान पर निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तापमान के साथ समानुपाती है। अर्थात क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो विकिरण की तीव्रता बढ़ेगी, तापमान में कमी आएगी तो विकिरण की तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं समचलन का चिन्ह समानुपात में। बोलो समझ में आया? चलो आगे। किसी एक तरंग दैर्घ्य पर यह अधिकतम होती है। दिए गए तापमान पर किसी तरंग दैर्घ्य पर यह अधिकतम होती है, उसके बाद तरंग दैर्घ्य के और बढ़ाने पर वह घटनी शुरू हो जाती है। तापमान बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य भी बढ़ता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य बढ़ते बढ़ते वो अधिकतम होता है। उसके बाद अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने विकिरण की तीव्रता तापमान के साथ ली थी, अब हम लोग विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के साथ ले रहे हैं। तो विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के साथ थोड़ा सा अलग स्वभाव रखती है। कैसे? तो पहले हिस्से में इस विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के साथ समचलन में होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो व्युत्क्रम में हो जाती है। तरंग दैर्घ्य के साथ वो क्या आती है, व्युत्क्रम। अर्थात तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे तो विकिरण की तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन थोड़े समय के बाद तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। ठीक है ना? अर्थात तीव्रता क्या हो जाएगी, महत्तम हो जाएगी। लेकिन बाद में अगर तरंग दैर्घ्य आप लोग बढ़ाते हो तो विकिरण की तीव्रता महत्तम हो जाने के बाद अब वो क्या हो जाती है, घटने लगती है। क्या हो जाती है, वह घटने लगती है। तो पहले तरंग दैर्घ्य के साथ विकिरण की तीव्रता बढ़ेगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, विकिरण बढ़ेगा, फिर विकिरण एकदम से महत्तम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य और बढ़ा, परंतु विकिरण की तीव्रता और नहीं बढ़ती है, वो घटने लगती है। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया वो यहाँ पर तीव्रता है, और ये जो बनाया ये तरंग दैर्घ्य है। पहले तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा था, तीव्रता बढ़ रही थी, ठीक है ना? लेकिन फिर क्या हुआ, ये तीव्रता है, सॉरी ये तीव्रता है और ये तरंग दैर्घ्य है। तीव्रता तरंग दैर्घ्य जो है हम लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं। पहले तीव्रता बढ़ रही थी, फिर तीव्रता क्या हो गई, घट गई। तो इस तरह से हम लोग आलेख बना सकते हैं। पहले दोनों समान थे, तरंग दैर्घ्य बढ़ता गया, तीव्रता बढ़ती गई, तरंग दैर्घ्य और बढ़ता गया, तीव्रता महत्तम हो गई, तरंग दैर्घ्य और बढ़ता गया, तीव्रता में क्या आई, कमी।
तो तीव्रता पहले बढ़ी, यहाँ तक पहुँची, फिर तीव्रता फिर से क्या आई, कम होने लगी। बोलो समझ में आया? तो हम लोगों को ये चीज़ें सब ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तापमान के साथ तीव्रता का क्या अंतर, तरंग दैर्घ्य के साथ तीव्रता का क्या अंतर, तीव्रता क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वो आप लोगों को सब कुछ समझना पड़ता है। इसको समझने के लिए चैप्टर को शुरुआत से देखते रहें। चलो अब आगे। तो उसका चित्र जो है चित्र 2.8 टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वक्र का उच्चनिष्ठ, हाँ अब हम लोग तापमान की बात करते हैं। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वक्र का उच्छिष्ट लघु तरंग दैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है। विकिरण की तीव्रता का पूर्वानुमान लगाने के लिए विकिरण की तीव्रता को तरंग दैर्घ्य के फलन के रूप में प्रस्तुत करने के अनेक प्रयास हुए। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी। मैक्स प्लांक ने इस मान्यता के आधार पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन दोलित्रों से उत्पन्न होता है। अब दोलित्रों क्या है? कृष्णिका की दीवारों के परमाणु, मतलब कि हम लोगों ने जो गोला बनाया था जिसके अंदर छोटे छोटे आईने रखे थे अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन वो अंदर रखे गए जो सतह है उसकी दीवार के ऊपर जो परमाणु हैं उनसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। वो तो सही बात है ना, हम लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने जो गोला बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने आईना रखा और अंदर प्रकाश रख रहे हैं, तो प्रकाश जो हम लोगों ने आपतित किया, विकिरित किया, वो प्रकाश घूमते जा रहा है, अवशोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद वो प्रकाश घूमना बंद कर देता। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि अंदर आईना रखा है और आईने के अंदर परमाणु होते हैं। उसी तरह से कृष्णिका में भी क्या है? दोलित्र हैं। दोलित्र मतलब अंदर की सतह, उसके ऊपर रहे हुए परमाणु। यह लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण के दोलित्र के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो अंदर हम लोगों ने जो विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रसार की हुई है और अंदर दोलित्र के अंदर जो दोलित्र की सतह के ऊपर जो परमाणु लगे हुए हैं उनके बीच में ऊर्जा का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। प्लांक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विविक्त भागों में बांटा जा सकता है। मैक्स प्लांक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। तो क्वांटम कोई भारी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? जो प्रकाश, आपके घर में जो प्रकाश घूम रहा है, पृथ्वी पर जो प्रकाश घूम रहा है, सूर्य प्रकाश, वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब कि ऊर्जा एक प्रकाश के स्वरूप में है, ऊर्जा एक विकिरण के स्वरूप में है, और वो हमेशा क्या करता रहता है? विकिरण के रूप में उसका उत्सर्जन और अवशोषण करता रहता है। उसे कहा गया प्लांक। ठीक है ना। जैसे हम लोग मानो कि ये लोहा है, लोहे को हम लोगों ने गर्म किया, उसे ऊर्जा दी, इसको जैसे हम लोगों ने और गर्म करते गए वो लाल चोड़ हो गया, उसके अंदर ऊर्जा आई। उसके अंदर यदि ऊर्जा आई है, अब वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। कैसे उत्सर्जन कर रहा है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में वो क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम। इसे क्या कहते हैं? क्वांटम। तो कोई भी सतह के ऊपर ऊर्जा का आदान प्रदान विकिरण के स्वरूप में होता हो उसे प्लांक द्वारा क्वांटम कहते हैं। और ये मैकेनिक्स कैसे होता है वो पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। तो कोई भी सतह के अंदर रही हुई ऊर्जा विकिरण के द्वारा कम या अधिक होती है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन
विकिरण के द्वारा तो किस होता है, तो कोई भी पदार्थ की सतह के ऊपर ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा होता है, उसे हम लोग क्वांटम कहते हैं। अब आप लोग बात समझो, एक पदार्थ है, वो पदार्थ के अंदर ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम लोग ई से बताएंगे, और वो ऊर्जा का आदान प्रदान विद्युत चुंबकीय विकिरण से करता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता हम लोग कैसे मानेंगे, व्यू से। तो E इक्वल्स टू होता है, E प्रोपोर्शनल टू होता है व्यू, मतलब कि ऊर्जा तीव्रता के साथ सीधा संबंध रखती है। ऊर्जा तीव्रता के साथ संबंध रखती है, ठीक है ना, बोलो समझ में आया। हाँ, तो कोई भी पदार्थ के अंदर ऊर्जा की मात्रा विद्युत चुंबकीय विकिरण से उत्सर्जित या तो अवशोषित होती है और बदल जाती है। और हम लोग अगर यदि ये समचलन को हटाएंगे तो क्या होगा, समचलन हटाएंगे तो इक्वल लगेगा और एक स्थिरांक लगेगा। क्या लगेगा, स्थिरांक। तो ये जो h है ना वो स्थिरांक है, और ये प्लांक ने थियरी दी थी, इसलिए इस h को हम लोग कहेंगे प्लांक स्थिरांक। E क्या है, E तो ऊर्जा है, ऊर्जा जूल में होती है, कैलोरी में होती है, बराबर। और V क्या है, V तो आवृत्ति है, V क्या है, आवृत्ति है। H प्लांक स्थिरांक, और प्लांक स्थिरांक का मूल्य है 6.626, क्योंकि स्थिरांक का मूल्य फिक्स होता है 10⁻34 जूल सेकेंड। तो याद कर लो, H प्लांक स्थिरांक H इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मात्रक के साथ हमेशा अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में सवाल को हल करना है पूरा 100%, तो वैल्यू के साथ मात्रक को हमेशा याद रखो। मोल के लिए क्या था, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए ये वीडियो इस टॉपिक के लिए इतना रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।